अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा यस यस लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस अहम वीडियो में दोस्तों हम लोग उर्दू पेडागोजी के सवालों को देखने वाले हैं, जो कि सीटेट के लिए काफी अहम होगा और बहुत यह है कि दर्जे झैल में से कौन 8वीं जमात तक जरिया तालीम की बाबत हक़ तालीम एक्ट 2009 की सिफारिशात में शामिल है। हक़ तालीम एक्ट 2009 यानी कि साथियों RTE एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन जे एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 8वीं जमात तक किस बात पर कह रहा है कि कौन सी तालीम के लिए यह कह रहा है? जहां तक अमली तौर पर मुमकिन हो वहां मादरी जबान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम होना चाहिए। स्कूलों में मादरी जबान को ही जरिया तालीम होना चाहिए, घर की जबान को जरिया तालीम होना चाहिए, रियासत की जबान को जरिया तालीम होना चाहिए। आंसर जो है जहां तक मुमकिन आपको हो अपने से दीजिएगा, यह नहीं कि अगर किसी ने ए दिया तो सारे लोग ए देने लग गए, क्योंकि उनको वो समझ में आया। आपको जो समझ में आए आप वो दें आंसर। देखिए, आप एक बात समझें दोस्तों, 1 से लेकर आपको यही कहा गया है कि 8वीं क्लास तक हमको बच्चों को मादरी जबान में तालीम देना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी दिन बच्चे को हम पढ़ाएं सबको मादरी जबान में ही। अगर बच्चे मादरी जबान के अलावा दूसरी जबान सीख रहे हैं तो फिर उसको मियारी जबान में भी हमें तालीम देनी चाहिए। तो साथियों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये कहता है कि जहां तक अमली तौर पर मुमकिन हो वहां मादरी जबान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दस्तूर हिंद में हिंदी जबान को कौन सी हैसियत हासिल है? दस्तूर हिंद यानी कि साथियों जे संविधान में कौन से संविधान के अनुच्छेद में कौन जे हिंदी जबान को कौन सी जबान का हैसियत हासिल है? मुआविन सरकारी जबान, सरकारी जबान और गैर मुल्की जबान और हिंदुस्तानी जबान। सबसे पहले आप इसमें साथियों एक चीज ये समझ लें। देखिए, एक तो आपका है सरकारी जबान, ये तो गैर मुल्की जबान तो है ही नहीं, ये तो आप पहले कन्फर्म है। हिंदुस्तानी जबान नहीं कह सकते, बल्कि साथियों हिंदी का जो दर्जा है वो अपना क्या है, सरकारी जबान है। एक चीज आप पहले यहां पे समझ लीजिए, अगर आपको यह पूछे कि हिंदुस्तान का कौमी जबान कौन सा है ना, जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खेल है ना, तो इसी तरह अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय लैंग्वेज कौन सा है, तो देखिए नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदुस्तान का नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बाई लैंग्वेजिज्म यहां पर लोग हैं, इसीलिए इसका कोई साथियों जी ये नहीं है। हां, लेकिन एक सरकारी जबान है। अगर आपको कहे कि कौमी जबान और सरकारी जबान दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए हिंदुस्तान का कौमी जबान कोई जबान नहीं है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान हिंदी जबान जरूर है, लेकिन कौमी जबान नहीं है। तो कौमी जबान कोई नहीं है। सरकारी जबान वो जबान होती है जिस जबान के अंदर सरकारी कामकाज होते हैं। तो सरकारी जबान है हिंदी जबान, लेकिन वो कौमी जबान नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय जबान नहीं है। बात समझ गए आप? तो ये हमारा होगा सरकारी जबान, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए, बाकी राष्ट्रीय और आपका जे राज्य दोनों में तो आपको फर्क पता ही होगा कि राष्ट्रीय लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज और राज्य भाषा यानी आपके स्टेट का भाषा। सर एक टाइम फिक्स किया, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या क्या चीज का डिस्टर्ब हो जाना है भाई? इसमें हो जाते हैं, और भी तो कोई काम होता है,
किसी के पास? आप हमेशा यूट्यूब पर क्लास लेते हैं अपना? जी, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, मैंने 7 बजे के अलावा तो कोई टाइम क्लास आपका लिया नहीं हूं। 7 बजे के अलावा कभी मैंने क्लास आपका लिया ही नहीं है उर्दू। मेरा शुरू से टाइम फिक्स है, बल्कि 2-3 साल से ही यही टाइम से पढ़ा रहा हूं। जी, कहने का मतलब टाइम पर आइए, 1-2 मिनट लेट नहीं होगा। चलिए ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल है, आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब है। आमोजिश में जे जबान की मरकजियत का मतलब क्या होगा? दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। जबान की आमोजिश में मजामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। जे जे किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जा नहीं देनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब क्या होता है? आमोजिश का मतलब होता है अधिगम। और दोस्तों, अधिगम मतलब सीखना, है ना। एक होता है आपका अर्जन और एक होता है आमोजिश। अर्जन का मतलब होता है ऑटोमेटिक सीखना, यानी कि फितरी जबान सीखना, मादरी जबान सीखना। लेकिन आमोजिश का मतलब होता है साथियों दूसरी जबान सीखना। तो आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब क्या होता है? देखिए, मरकजियत का मतलब यह हुआ कि साथियों जिसको अहमियत दी जाए, यानी जिसको आप कह दें कि साथियों इसको केंद्र बिंदु मानकर काम किया जाए, केंद्र बिंदु मानकर काम किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जो तालीमी प्रणाली है, जो तालीम का अभी ये है, वो क्या है? तिफले मरकूज है। तिफले मरकूज का मतलब यह हुआ कि तालीम का पूरा पैटर्न जो है वो बच्चे के ख्याल को रखते हुए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। तो मरकजियत का मतलब हुआ कि केंद्र बिंदु, यानी आमोजिश में जबान की मरकजियत। आमोजिश का मतलब सीखना और जबान मतलब भाषा। तो भाषा को सीखने में साथियों जबान यानी आपका जो है सीखने में भाषा की मरकजियत का मतलब क्या? पहला ऑप्शन है, दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। देखिए, जब आप कोई दूसरा टॉपिक सीखते हैं, अब ये कमेंट इतना ना कर दो, देखो इतना ना मोम, मुझे आप समझ लें कि आप पिघला के जैसे चाहिएगा वैसे कर ले। आपके कमेंट का जवाब दिया, लेकिन आप मुझे पढ़ाने दीजिए। इतना ना कमेंट कर दीजिए कि मुझे जो है ना फिर आप ये ना करें। ठीक है, हो गया जी, कमेंट मत करें। तो दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। अब जब दूसरे कोई टॉपिक को आप सीखते हैं, तो वहां पर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे मजामीन में क्या क्या आएगा, मान लीजिए कि साथियों हम जबान नहीं सीख रहे हैं, हम मैथ सीख रहे हैं, तो क्या यहां पर जबान का रोल नहीं आएगा? मान लीजिए कि हम मैथ नहीं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्या यहां पर जबान का रोल नहीं आएगा? हम साइंस नहीं, मान लीजिए कि साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या यहां पर जबान नहीं आएगा? मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़िएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, वहां पर साथियों जबान एक रोल के तौर पर आपको होगा ही। ठीक है, चूंकि समझने के लिए, समझाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 4 नंबर में, नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इन सबको ब्लॉक किया जाए जो लोग ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। जे सिर्फ अभी इस क्लास के लिए ब्लॉक कर दिया जाए सबको, इस क्लास को, फिर उसके बाद बाद में इसको खोल दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लास भर के लिए।
चलिए, नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मतलब अगर आप नज्म पढ़ा रहे हैं या शायरी पढ़ा रहे हैं, तो जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो उसके वक्त उस्ताद को किस बात पर ज्यादा फोकस देनी चाहिए? नज्म या शायरी से महफूज होने और उसकी तहसीन पर, जखीरे अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर, कवायद और उसूलों के इस्तेमाल पर, तहरीर के फरोग पर। सबसे पहले देखिए, आप साथियों एक नस्र पढ़ते हैं, दूसरा नज्म पढ़ते हैं। नस्र पढ़ते हैं तो जिसके अंदर अफसाना है, नाविल है, ड्रामा है। लेकिन नज्म क्यों पढ़ा जाता है? नज्म का अपना एक अलग अंदाज होता है। नज्म इसलिए भी पढ़ते हैं कि नज्म साथियों हज के लिए पढ़ते हैं। हज का मतलब यह होता है कि दिल को सुकून देने के लिए, यानी तहसीन कल्ब के लिए हम लोग नज्म पढ़ते हैं। जी, आपका जो है ना जी, तो नज्म या शायरी के तदरीस के वक्त उस्ताद को क्या तवज्जो देनी चाहिए? पहला है तहरीर के फरोग पर, यह आपका गलत है। कवायद और उसूलों के, बल्कि नज्म में बहुत जगह तो कवायद के रूल को तोड़ा भी जाता है, यह वाला भी आपका गलत होगा। जखीरे अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर, यह वाला भी आपका गलत हो जाएगा। बल्कि नज्म या शायरी से महफूज होने और उसकी तहसीन पर, महफूज होना मतलब दिल को एक तरह का जो सुकून पहुंचता है उस पर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नज्म या शायरी कोई भी शायर जब करता है तो आप क्या बोलते हैं? वाह वाह, दिल को खुश कर दिया, क्या बेहतरीन नज्म पढ़ा है। नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, इक्तिबास या मजमून लिखते वक्त, यानी कि पैराग्राफ या मजमून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। वो ख्यालात यकजा करते हैं, खाका तैयार करते हैं, पहला मसौदा तैयार करते और उसको पुरमग़ज़ बनाते हैं, और फिर आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए उसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीक़ा एक कार को क्या कहेंगे? लिखने का माहसल तरीक़ा, लिखने का अमली तरीक़ा, लिखने का तफक्कुरी तरीक़ा, और साथियों ये लिखने का तलबा मरकूज तरीक़ा। ये लिखने का है, असल में ये लिखने लिखा चला गया है, ये लिखने का होगा। बात आप समझे क्या कहा जा रहा है? ये क्वेश्चन उस दिन भी आया था कि इक्तिबास यानी पैराग्राफ या मजमून लिखते वक्त तलबा अलग अलग मराहिल से गुजरते, यानी अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं, वो ख्यालात यकजा करते। आप कोई भी बात को जब लिखना चाहते हैं तो पहले आप दिमाग में सोचते हैं कि क्या क्या इनके बारे में ख्यालात आता है। तो 1 नंबर में वो बच्चा ख्यालात को यकजा किया, दूसरा फिर खाका तैयार किया कि हमको इस बात को कैसे लिखना है, तो ये दूसरा नंबर में उन्होंने किया। तीसरा है कि पहला मसौदा तैयार करते, जब खाका तैयार हो गया तो वो फिर उसका एक मसौदा तैयार किया, यानी कि छोटा मोटा लिखा, तो ये तीसरा काम उन्होंने किया। चौथा है कि उसको पुरमग़ज़ बनाते हैं और फिर आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए उसको एडिट करते हैं, यानी उसमें फिर वो पढ़ा और कहीं देखा कि अगर उसको गलती लगे तो उसको उन्होंने एडिट किया। तो ये भी साथियों तीसरा नंबर, चौथा नंबर ये काम किया। तो देखिए ये जो है ना लिखने का अमली तरीका है, इसलिए कि पहले आप ख्यालात को यकजा करना, फिर उसके बाद एक खाका तैयार करना, खाका तैयार करने के बाद फिर उसको लिखना, लिखने के बाद फिर उसको साथियों दोबारा देखना, एडिट करना, ये लिखने का एक अमली तरीका है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, माहिर लिसानियात के मुताबिक दर्जे झैल में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं? यानी जो साथियों माहिर लिसानियात ने कहा है उसके अनुसार कौन सा जो है आपका आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है। जबान का इक्तिसाब फितरी और तहत शऊरी अमल है। जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है। जबान की आमोजिश फितरी और तहत शऊरी अमल है। जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है। इसका साथियों यहां पर है ए और बी दुरुस्त है, सी और डी दुरुस्त है, और ए और डी दुरुस्त है, सी और ए दुरुस्त है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि अगर आपको कह दिया जाए आमोजिश, तो आमोजिश का मतलब होता है अधिगम। आमोजिश का मतलब अधिगम, यानी कि दोस्तों सीखना इसका मतलब होता है, जिसके तहत हम दूसरी जबान को सीखते हैं। अगर आपको यह कहा जाए इक्तिसाब, तो इक्तिसाब कहे या फिर आपका हुसूल कहे, इसका माना होता है अर्जन। इसका माना क्या होता है? अर्जन।
और अर्जन में हम अपनी मादरी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? फितरी तौर पर सीखते हैं। अब इसमें देखिए, जो आपका गलत है पहले उसको कट कर दीजिए और जो आपका सही होगा वो आपका मिल जाएगा। पहला ये है कि जबान का इक्तिसाब फितरी, फितरी का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली सीखना, तो इक्तिसाब का मतलब होता है अर्जन। तो इक्तिसाब कीजिएगा तो वो तो साथियों आपका क्या है? मादरी जबान का कीजिएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जबान का इक्तिसाब फितरी और तहत शऊरी अमल है, यानी कि आप ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है। देखिए, तहत शऊरी का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे ऑटोमेटिकली उसको सीख लेंगे। शऊरी अमल का मतलब हुआ कि जब आप सीखिएगा, यानी कि जैसे दूसरी जबान आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, यह आपका शऊरी अमल। दानिस्ता का मतलब जिसको हम लोग सीखना पड़ता है। तो जबान की आमोजिश बिल्कुल सही है कि आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, यानी ये आपका ये वाला भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। जबान की आमोजिश फितरी और तहत शऊरी अमल है। आमोजिश जो है वो फितरी अमल नहीं है बल्कि साथियों इक्तिसाब है, तो सी वाला आपका कट जाएगा। जबान का इक्तिसाब दानिस्ता, इक्तिसाब जो है ये फितरी अमल है, दानिस्ता नहीं है, डी वाला भी कट जाएगा। तो देखिए क्या क्या आपका सही हुआ, ए सही हुआ, बी सही हुआ, और ए और बी देखिए कहां पर है, तो ए और बी जो है दुरुस्त है, वो ऑप्शन नंबर ए वाला में साथियों, यानी कि ए वाला में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। यानी होटल में जो मेनू कार्ड होता है, जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो उसमें लिखा रहता है ना कि मान लीजिए कि आप मटन खाते हैं, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, या फिर आपका मटर पनीर, जो भी है अलग अलग, मटर कढ़ाई, जो भी चीज है सबका रेट लिखा रहता है। तो उसका जो शेड्यूल है, तो कहा रहा है कि एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है, यानी उसी को बोलने के लिए करता है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर 1500 रुपए का खाना मंगवाए। यानी बच्चे से 4 ठो ग्रुप बना दिया और उसको कहा गया कि तुम दोनों जो है, चारों जो है मिलकर और कितने का खाना मंगाओ? 1500 का। इसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यहां होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है? मतलब अब देखिए, बच्चे से कहा गया कि 1500 का खाना मंगाइए मेनू कार्ड को, तो जाहिर सी बात है कि जब खाना मंगाया जाएगा तो एक तो आएगा जो खाना खिलाता है, उसका एक आएगा स्टाफ, और उसको फिर बच्चे इत्मीनान से समझाएंगे कि हमें ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो वो वहां पर बोलेगा। तो साथियों इसका मकसद है तलबा को बोलना सिखाना। अब बोलना आएगा तभी ना आप बोलिएगा कैसे कैसे बोलना है। तो यहां होटल के मेनू कार्ड, यानी जो उसका कार्ड है वो क्या होगा? जबान की तदरीस के लिए मवाद, छपा हुआ कागज, आला हिकमत आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद। 7 नंबर क्वेश्चन का देखिए, आप एक बात समझिएगा, मान लीजिए हम आपको किताब से पढ़ाते हैं, तो किताब आपके लिए क्या हो जाता है? एक साथियों आपके लिए मवाद हो जाता है, तदरीस का मवाद, है ना, और मुस्तनद मवाद किताब है आपका। लेकिन हाँ, एक टीचर ने आपका इसको होटल का मेनू कार्ड को यहां पर आपका एक जरिया बनाया बोलने सीखने के लिए। तो वो मेनू कार्ड क्या है? जबान की तदरीस के लिए मवाद है। क्योंकि आप उसके जरिए ना सीख रहे हैं, तो मवाद का मतलब हुआ मटेरियल, तो आपको उस कार्ड के जरिए ना सिखाया जा रहा, तो वो कार्ड आपके लिए क्या होगा? तदरीस के लिए मवाद होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता है। इतने इत्मीनान से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने इत्मीनान से एक एक बारीक चीजों को मैं बता देता हूं, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना, जब टेस्ट आपका होता है तो उस टेस्ट में बहुत कम नंबर ला रहे हैं। पता नहीं उसकी क्या वजह है, लेकिन आप मेहनत कीजिए। उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता है, यानी 1 महीना में जो जो गलती किया है उसको उस्ताद ने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, और तलबा को बगैर बताए हुए गलतियों को किस किस ने की हैं वो उन पर बहस के लिए एक सेशन का मुनाकिद करता है। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा? गलतियों का तज्जिया, फीडबैक की फराहमी, तहरीर का तयन कदर, पूरी क्लास पर मुश्तमिल बहस। देखिए मतलब यह हुआ कि साथियों ये कहा जा रहा है
कि बच्चे ने 1 महीना में जो भी तहरीरी गलती की है उसको उस्ताद ने क्या कर लिया, यकजा कर लिया, यानी एक जगह इकट्ठा कर लिया और तलबा को बताया नहीं गया। बगैर बताए हुए गलतियां किस किस ने की हैं ये नहीं बताया गया कि भाई गलती ये बंदा किया, ये बंदा किया, ये बंदा किया, नहीं, उन पर बहस के लिए एक सेशन मुनाकिद करता है उस्ताद के इस अमल को। देखिए, एक तो यह है कि अगर कोई बच्चा गलती करे तो उसको हमको ग्रुप में नहीं बताना है, क्योंकि ग्रुप में बताने से वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, जो कि हमारे शिक्षण प्रणाली का साथियों उद्देश्य है, वहां पर खत्म हो जाएगा। फिर वहां पर मोटिवेट होना जरूरी है, डीमोटिवेट नहीं करना है। तो इसीलिए हमको किसी की गलती को ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना है। तो उस्ताद ने उस चीज को फॉलो करते हुए क्या किया कि साथियों उसको जो है गलती के बारे में बताया ही नहीं कि किसने कौन सी गलती की, वो चीज नहीं बताया। लेकिन जो बच्चे ने जो गलतियां की थी उस्ताद ने उसको लिख कर रखा और उसी पर एक सेशन बुलाकर और उस पर वो थोड़ा सा बातचीत किया। तो देखिए, ये एक फीडबैक कहलाएगा। अगर आप ये कहिएगा कि गलतियों का तज्जिया, तो गलतियों का तज्जिया वो होता है कि विश्लेषण, ये विश्लेषण नहीं है, ये फीडबैक देना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई खाना खाते हैं या कुछ अभी प्राइवेट किसी भी कंपनी में कुछ लेते हैं, तो आपसे वो कहता है कि आपको ये कैसा लगा, एक अपना फीडबैक दीजिए। उस्ताद ने आपकी गलतियों को देखा, उसको इकट्ठा किया, फिर उसका वो आपको क्या दे रहा, आउटपुट दे रहा है, तो वो एक तरह का फीडबैक देना हुआ। तो साथियों फीडबैक की फराहमी हुआ ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।